नए साल की सबको शुभकामनाएं और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। मैंने जो कल बात की थी और आप लोगों ने जो बातें कल सुनी थी, मैंने कुछ नाम आपको बताए थे और कुछ कहा था और कुछ आपको क्या गाइडलाइन की तरह बताया था। अगर उसके ऊपर कुछ पूछना है या कहना हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो बताइए, कुछ पूछना हो या कोई और चीज, कोई जो चीज को रीअफर्म करना हो, कोई दोबारा बतानी हो तो बताइए मुझे। नहीं, अभी तो नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, अरुणा जी, आप क्या कहना चाहती हैं, पूछिए। जी, आपने कल 3 थिंग्स परमानेंट बताए, ईश्वर, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसमें माया कहाँ आती है, माया का क्या रोल है और वो कहाँ एक्ट करती है? नहीं, ये कंफ्यूजन क्यों आया आपको? क्योंकि मूल प्रकृति से माया आती है, ऐसे मुझे लगता है। नहीं, कंफ्यूजन मत करिए। मूल प्रकृति क्या होती है, आइए इस पर शुरू करते हैं आज की बात और इसी पर फिर आगे लेते हैं बातों को। मूल प्रकृति क्या होती है? मूल प्रकृति का मतलब होता है जो कि बनी नहीं है मगर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में है। ठीक है, मूल प्रकृति होती है परमाणुओं के रूप में, छोटे 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 परमाणुओं के रूप में। परमाणु होते हैं मॉलिक्यूल्स से भी छोटे, ठीक है, जिसको मॉडर्न साइंस आज तक नहीं समझ पाया, और क्योंकि समझ नहीं पाया तो उसने उसका नाम नहीं दिया। तो मॉलिक्यूल से भी जो छोटे होते हैं वो परमाणु होते हैं। परमाणुओं के कण जो होते हैं, स्मॉल डॉट्स या स्मॉल पार्टिकल्स, वो हमेशा परमानेंटली हर जगह रहते हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि हमेशा परमानेंटली हर जगह रहते हैं तो वो सारे के सारे स्पेस में, सारे के सारे जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, जो कि सारा का सारा एरिया है, वो हर जगह रहते हैं। अब उस स्पेसिफिक एरिया को परमात्मा डिसाइड करते हैं कि मेरे को इस स्पेसिफिक एरिया में क्रिएशन बनानी है, तो वो उस स्पेसिफिक एरिया में अपना तेज डालते हैं, जिसको हमने कई नामों से कहा है। उसको साउंड भी कहते हैं, उसको ओम की ध्वनि भी कहते हैं कि उस ध्वनि को डालते हैं वो। उसको अग्नि भी कहते हैं, उसको अश्व भी कहते हैं, उसको लगाम भी कहते हैं कि उन्होंने एक लगाम लगाई। तो वो एरिया जो होता है ना, एक स्पेसिफिक एरिया, उस स्पेसिफिक एरिया के परमाणु जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं तो जाग उठते हैं। सोए हुए को इस तरह समझाया गया है कि उसके अंदर, हर परमाणु के अंदर 3 गुण जरूर होते हैं। तो 3 गुण क्या होते हैं? हर परमाणु के अंदर जो 3 गुण होते हैं वो होते हैं सत्व, रजस और तमस, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो वो 3 गुण जरूर होते हैं। जब वो परमाणु सोए हुए होते हैं तो तीनों गुण इंटरएक्टिव होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते, वो सोए होते हैं। ठीक है, अब जब उनपे परमात्मा का तेज पड़ता है तो वो गुण जो होते हैं वो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। उनमें ये होता है फिर कि जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो ग्रुप बनने शुरू होते हैं तो मॉलिक्यूल बनने शुरू होते हैं। ठीक है, तब पता चलता है कि ये प्रोटॉन वाला मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रॉन वाला मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें एक्स अमाउंट ऑफ, आई थिंक द अमाउंट इज 64, कि 64 परमाणु मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो 64 परमाणुओं के मिलने से वो मॉलिक्यूल बनता है। तो दिस इज हाउ द क्रिएशन स्टार्ट्स इन द इनिशियल स्टेजेस। अब क्रिएशन कहां बनती है? ठीक है, हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने, जो लोग की आजकल दूरबीन वगैरह यूज करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड वाली, उन दूरबीनों से दे हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड 400 गैलेक्सीज लाइक आवर्स, कि जैसा हमारा पूरा सिस्टम है जिसमें एक सूरज है, धरती है, चांद है और तारे हैं और जो भी हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इस तरह के उन्होंने 400 और तो ढूंढ लिए हैं। ठीक है,
इसका मतलब है कितना विस्तार है, हाउ ह्यूज इट इज, वी कांट इवन इमेजिन। तो अभी 400 तक ढूंढे हैं, पता नहीं कितने और मिलेंगे हमारे आपके जीवन काल में ही, और 400-500 और मिल जाएंगे इनको, क्योंकि ढूंढते रहते हैं ये लोग। और वो बोलते हैं हर जगह ऐसा ही है, हर जगह एक सूरज है, हर जगह चांद है, हर जगह धरती है, हर जगह प्लैनेट्स है, सब ऐसे बने हुए। और हमारे वेदों में कहा जाता है कि जो पूरा का पूरा एरिया है, परमात्मा उस एरिया के 1/4 एरिया में ही डेवलपमेंट्स करता है, बाकी 3 तो खाली ही पड़े रहते हैं। ये तो क्रिएशन की बात हुई। अब इस पर मैं आगे बढ़ सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन टू यू द एंटायर क्या कहते हैं उसको, क्रोनोलॉजी ऑफ हाउ थिंग्स आर मेड एंड हाउ थिंग्स आर नॉट क्रिएटेड। लेकिन यहां पर प्रकृति जो होती है, जब वो बननी शुरू होती है, उसका रियल नेम तो एक्चुअली विकृति होता है, कि वो विकृति हो गई, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से बिगड़कर क्रिएटिव सेंस में बनने लग गए। तो उसमें कहीं भी माया नाम की चीज नहीं आती है। माया को अगर आप इल्यूजन समझती हैं, जैसा कि इंग्लिश में कहा जाता है कि माया मतलब इल्यूजन, जो दिखता नहीं है मगर है नहीं, वो है माया। लेकिन माया का शब्द ये नहीं होता, अर्थ ये नहीं होता। ये आपको समझना पड़ेगा कि माया का ट्रांसलेशन इंग्लिश में गलत है। गलत इसलिए है कि माया शब्द को भगवान कृष्ण समझाते हैं, जिसको हम मायावी कृष्ण कहते हैं। वो ये समझाते हैं कि हर वो शक्ति जो कि किसी भी मनुष्य में, इंसान में होती है, हर वो शक्ति जो किसी भी इंसान में, मनुष्य में होती है, जो दूसरों में नहीं होती। मेरे में अगर कोई पावर है, कोई शक्ति है कि मैं कोई ना कोई ट्रिकरी या कोई ना कोई ऐसा अजूबा या कोई ना कोई ऐसी चीज कर सकता हूं जो सबको समझ में नहीं आती या नहीं दिखती, तो उसको मेरे लिए कहा जाएगा कि ये माया है। ऐसी एक शक्ति जो मेरे अंदर तो है, क्योंकि मैंने वो विद्या से, योग विद्या से, सिद्धियों से प्राप्त की है। तो अगर वो साईं बाबा में शक्ति थी कि वो हाथ उठाते थे और लड्डू ले आते थे, तो वो एक उनकी मायावी शक्ति थी। ठीक, तो ये भगवान कृष्ण यही समझाते हैं कि जिन लोगों को जो सिद्धियां मिली होती है, वो शक्ति जब वो प्रदर्शित करते हैं लोगों में, तो उनको मायावी शक्ति कहा जाता है, बिकॉज नॉर्मल पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड और कैन नॉट डू दोज थिंग्स। तो इस चीज को माया कहा जाता है। तो आप प्रकृति और माया में कंफ्यूजन मत करिए, ठीक है। मैं समझता हूं कि अगर आप वेदांतियों का लिटरेचर पढ़ेंगी या शंकराचार्य के फॉलोअर्स का लिटरेचर पढ़ेंगी, तो वहां पर आपको ये कंफ्यूजन 100% होगी ही होगी, क्योंकि वो आपको ये कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो है, ये सारी सृष्टि जो है, ये सारा माया है, ये हमको जो दिखता है वो है नहीं। वो यही कहते हैं कि हमने आना है, जाना है, हमने मर जाना है, मगर ये रियली में है नहीं। मगर ये इस कॉन्सेप्ट को मत रखिए अपने दिमाग में, क्योंकि जो है वो है, ये सत्ता है, इसका सत्य है, ये हमारे सामने है, ये एंटिटी है, इट्स अ रियलिटी। तो इसीलिए कहा गया जो मूल प्रकृति है, उसके जो कण हैं, उसके जो परमाणु हैं, वो हमेशा रहते हैं, वो कहीं पर डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना वो कभी खत्म होते हैं ना कभी बनते हैं, वो हमेशा रहते हैं। उन एरियाज में जहां पर 3/4 ऑफ एरिया जहां पर परमात्मा ने क्रिएशन नहीं बनाई, उनमें भी प्रकृति के कण तो हैं ही, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी मेरा क्लियर। और जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखिए कि मूल प्रकृति हमेशा रहती है, हर जगह रहती है। उसको भगवान क्रिएट नहीं करता, उसको परमात्मा क्रिएट नहीं करता, वो अपने आप है, ठीक है। ना वो पैदा होती है ना मरती है, उसको ईश्वर क्रिएट नहीं करता, वो नहीं कर सकता उसको क्रिएट। इट इज नॉट विद इन हिज कैपेबिलिटीज टू क्रिएट दैट। उसी तरह से जीवात्मा को भी परमात्मा क्रिएट नहीं करता। जीवात्माएं भी हैं और हमेशा रहती हैं, ठीक है। एक्स नंबर किसी को मालूम नहीं है कितनी है, क्योंकि अगर वो 400 और मिल गए हैं तो उन सब में जीवात्माएं हैं।
ठीक है ना। तो इसको किसी को नहीं पता कि कितनी जीवात्माएं हैं, तो जीवात्माओं को भी परमात्मा क्रिएट नहीं करता, ना वो उनको खत्म कर सकता है, ना वो उनको स्टार्ट कर सकता है। मगर उसी तरह जीवात्माएं भी हैं, और उसी तरह से एक परमात्मा है, ओनली वन। वो जितनी सारी की सारी क्रिएशंस को चला रहा है, वो चलाने वाला एक ही है, और उसका जो नेचर है वो अपने नेचर के हिसाब से ही काम करता है। उसने जो करना है वही करना है। उसका नेचर है कि वो इनको क्रिएट करेगा, उसका नेचर है कि एक्स अमाउंट ऑफ पावर और स्ट्रेंथ इनमें डालेगा, उसका नेचर है कि हमारे आपके सबके अंदर वो प्रेजेंट रहेगा, उसका नेचर है कि हमको कर्मों का फल देगा, उसका सब नेचर है उसके, वो करेगा ही। अपने अपने रूल्स से वो डिविएट नहीं होता, वो अपने रूल्स और अपने नियम के ऊपर ही चलता है। वो परमात्मा एक ही है सारी सृष्टि में। ठीक है। तो ये तीन चीजें जहां भी, ये अभी तभी मैंने आपसे कहा था शुरू में, जहां भी जिस लिटरेचर में भी ये तीन चीजों के बारे में फॉलो नहीं किया जाता या डिनाई किया जाता है, उस लिटरेचर को फॉलो मत करिए, क्योंकि आप भटक जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका एम उसको फॉलो करके उसी तरफ जाना है, तो ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको इस तरफ तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो करिए, मगर वो वैदिक नहीं है, मगर वो वैदिक नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिए, इसको मान के चलिए। तो पहली बात तो ये हो गई जो मैंने आपको बताई अबाउट, जो आपने माया और प्रकृति की एक बात बताई थी, तो मैंने उसी बात के ऊपर इसको पूरे को एक्सप्लेन किया है आज, सिर्फ माया और प्रकृति पर। तो उसको गलत मत समझिए, प्रकृति और माया दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और बताऊं आपको, जो जीवात्माएं होती हैं, वो जीवात्माएं जाके, जब हम लोग आज दुनिया में चलाते हैं हम साइंस को, जो भी मॉडर्न साइंस है हमारा, इस मॉडर्न साइंस में भी हम जो एज में, मॉडर्न एज में भी हम, हमारी जितनी भी आत्माएं जो होती हैं, वो आत्माएं निकलती हैं हमारे शरीर से, और निकल कर वो जाकर ऊपर बादलों में बैठ जाती हैं, और बादलों में बैठी रहती हैं। तो जब वो बादल बरसते हैं, तो हमारी आत्माएं जो होती हैं, जो स्थूल आत्माएं होती हैं, कल मैंने आपको आत्माओं के 4 अलग अलग डिविजन्स बताए थे। जो स्थूल आत्माएं होती हैं, एस्ट्रल, फिजिकल, जो सॉलिड, ये जाके बादलों में बैठ जाती हैं। बादलों के अंदर से ये जब भी बरसात होती है, या जब भी स्नो गिरती है, या जब भी ऐसा कुछ होता है, तो ये धरती पे आके गिर जाती है। धरती में गिरने के बाद ये किसी ना किसी अन्न में जाके समा जाती है। वो घास में भी समा सकती हैं, वो किसी फ्रूट में भी जा सकती हैं, वो किसी ना किसी वेजिटेशन में भी जा सकती हैं। और फिर जब उनको हम लोग खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में आती हैं, तो हमारे अंदर ये लेडीज में भी, मेल में भी, ये वीर्य रज बन जाती हैं, सीमन बन जाती हैं। और बनने के बाद जब ये इनके यूनियन मिलते हैं आपस में, तो गर्भ क्रिएट होता है, तो प्रेगनेंसी होती है, तो ये पैदा होती है, तो इनके अंदर लाइफ आती है, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे कोई भी हो। इवन फिशेज एंड ऑल इसी तरह होती है। ठीक है। मछलियों के लिए सागर में जाकर बूंदें जो होती हैं, वो किसी उनके फूड में जाके बैठ जाती हैं, जो भी मछलियां खाएंगी। तो दिस इज हाउ आत्मा जो होती है, वो ट्रांसमिट और ट्रांसम्यूट करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, व्हेन इट हैज टू टेक अ बर्थ अगेन। ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, जब ये नहीं रहेगी, तो हमारी सबकी आत्माएं जो होती हैं, वो जब यहाँ से निकल ही जाएंगी, सारी की सारी, जानवरों की भी, पक्षियों की भी, सबकी भी, तो ये आत्माएं, क्योंकि उस वक्त तो नई बारिश होकर कोई नई क्रिएशन होने वाली है नहीं, क्योंकि ये खत्म हो रही है, तो ये सारी की सारी एक डीप इंटेंस क्लाउड में जाके बैठ जाती हैं। उसका नाम जो है वैदिक लिटरेचर में उसको पर्जन्य कहते हैं। पर्जन्य बादल को ही कहते हैं। तो एक पर्जन्य में बैठ जाती हैं जाके। अब वो पर्जन्य जो है, वो अपने स्पेस के अंदर, बिकॉज ये वाली जो गैलेक्सी या ये वाला जो यूनिवर्स, ये वाला जो सिस्टम है, ये खत्म हो गया।
तो खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं तो रहेंगी, वो किसी दूसरी एक सुपीरियर स्पेस के अंदर एक क्लाउड की तरह बैठ के वो फ्लोट करती रहती है, और वो फ्लोट करती रहती है तब तक जब तक उनको की कोई ऐसी फिर से क्रिएशन नहीं मिल जाती जहां पर आकर उनके लिए टाइम रेडी हो जाए और वो बरस कर गिरे और वो दोबारा जन्म लेना शुरू कर दें। अब मैं आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पर्जन्यों के अंदर वो आत्माएं लाइक स्पार्क्स, छोटे छोटे स्पार्क्स की तरह बैठी घूमती रहती है। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट्स ने ये बात आज से 20-25 साल पहले लिखी थी कि उन लोगों ने ऐसे स्पेस क्लाउड्स देखे हैं सम so many hundred light years away from our earth। ऐसे ऐसे उन्होंने स्पेस में क्लाउड्स देखे हैं जिनके अंदर मल्टीपल मिलियंस ऑफ स्मॉल स्पार्क्स चमकते रहते हैं, एंड ऐसा लगता है जैसे चक 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 क्रिसमस लाइट्स की तरह जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, ऐसा हो गया। ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने देखा है और उन्होंने रिकॉर्ड किया है इसको। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखी हुई है। मैं जब आपसे कहता हूं ना कि इवेंचुअली जो भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है वो मॉडर्न साइंस सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो आज करेगा, चाहे वो और 20 साल बाद करेगा, मेरे जाने के बाद करेगा, 500 साल बाद करेगा, डजंट मेक अ डिफरेंस, मगर वो करेगा। बिकॉज देयर इज नथिंग इन वैदिक लिटरेचर दैट इज नॉट साइंस, नथिंग। ठीक है ना? तो ये इसको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए इसको। ये बैठकर ही मानना पड़ेगा कि ये सारी चीजें परमानेंट हैं, जो रहती ही हैं हमेशा। कैसे ट्रैवल होती हैं, कैसे फ्लोट करती हैं, हमने अपने तरीके से उस बात को समझाया हुआ है। वी हैव आवर वे ऑफ टेलिंग। हमारे वेदों में तो अपना तरीका है बताने का, उसको हमने कितना समझा कितना नहीं समझा ये दूसरी बात है। इसमें एक ट्रेजेडी ये है कि जितने भी मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेटर्स हुए हैं, ऋषियों की बात छोड़ दीजिए, लेटर ऑन की डेट में जितने भी ट्रांसलेटर्स हुए हैं वो ज्यादातर सारे के सारे रिलीजन बेस्ड ट्रांसलेटर्स थे। वो भक्ति और धर्म ढूंढते थे, वो साइंटिस्ट तो थे नहीं, ना वो फिजिक्स में पढ़े हुए थे, ना वो केमिस्ट्री में पढ़े हुए थे। तो उन्होंने इन चीजों को ठीक से बताया ही नहीं हमको, नहीं बताया हमको ठीक से, तो हमको पता ही नहीं चला वो क्या है। इसमें हर एक मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि हर एक वेद मंत्र जो होता है, हर एक वेद मंत्र की मिनिमम 3 मतलब जरूर होते हैं, 3 डिफरेंट मीनिंग्स जरूर होते हैं। और एक एग्जाम्पल तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया हुआ है स्वामी जी ने, जिसके उन्होंने 19 मीनिंग्स किए हुए हैं एक ही वेद मंत्र के, और उसमें भी कोई भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला मीनिंग नहीं है। अगर वो मीनिंग्स पकड़ना शुरू करें तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड? वो अंडरस्टैंड करने का तरीका होता है, एंड वी हैव टू नो इट। ठीक है? मेरी अपनी स्टडी जो है ये सारी वैदिक स्टडी है, क्योंकि मैंने बहुत पहले जिंदगी में सोच लिया था कि मैंने इसी रास्ते को पकड़ना है। आई डोंट वांट टू फॉलो एनी। कल आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी सास मुझे कहती थी कि रामकृष्ण परमहंस को फॉलो करो। मैंने उनको पढ़ा हुआ है, काफी देखा हुआ है, मैं उनके बेलूर मठ में भी कई बार गया हुआ हूं, लेकिन आई डिसाइडेड टू फॉलो वैदिक, एंड दिस वाज ऑल, these are all branches, that is okay। किसी ब्रांच में आप अटक सकते हैं, आप अटक जाइए, कोई बात नहीं, मगर मैं नहीं अटकना चाहता। I wanted to further myself into going into proper Vedic literature। So this is the way I look at it। कोई कंफ्यूजन है अरुणा जी? नहीं, अभी एकदम क्लियर हो गया। आप इतना बताते हैं लेकिन फिर भी ना थोड़े गैप्स रह जाते हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। नहीं, अच्छी बात है। मेरे को देखिए, मैं जब बताता हूँ ना तो मुझे नहीं पता होता कि किसके मन में, दिमाग में कौन सा गैप होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता होता। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, और बड़ा अच्छा करते हैं कि आप लोग पूछते हैं, तभी मैं समझा पाता हूँ। सुनील जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, श्वेता मैं जी। हमेशा आपको कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ कि साइंस में ये नहीं होता है, साइंस में वो नहीं होता है, बट आज जो आपने स्टेटमेंट दिया है, इट्स वेरी ट्रू। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
बट देन जीवात्मा जो होती है, कोई क्रिएटर तो है ना सर, हमारे जो परमात्मा है वो तो ही इज द क्रिएटर. No, So but he is the creator of something that he creates from. He cannot create something from nothing. शून्य से शून्य निकल सकता है, मगर शून्य से कुछ और नहीं निकलता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. करेक्ट. तो नथिंग से तो कुछ क्रिएट नहीं हो सकता, समथिंग से ही क्रिएट होगा ना. तो समथिंग का मटेरियल तो उसके हाथ में होना चाहिए ना. तो समथिंग का मटेरियल ही उसके हाथ में होता है, जो कि वो प्रकृति को क्रिएट करता है, नेचर को क्रिएट करता है. ठीक है. तभी वो सृष्टि को क्रिएट करता है, और उसका तरीका है क्रिएट करने का, वो उसी तरीका से, उसी रूटीन पैटर्न से क्रिएट करता है, उसमें डिविएशंस नहीं होती. अगर आप किसी भी दूसरी सृष्टि में चले जाएंगे, हम लोग सारी दुनिया में एलियंस के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि ऐसे एलियंस होते हैं, वैसे एलियंस होते हैं, वैसे आते हैं, ऐसे आते हैं. इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज सारी सृष्टियां एक ही जैसी होती. सारी सृष्टियों के अंदर इसी तरह का सूरज होगा, इसी तरह के चांद होंगे, इसी तरह के प्लैनेट्स होंगे, इसी तरह की अर्थ होगी. सब सृष्टियों में इसी तरह क्रिएशन होगी. सब सृष्टियों में ये 5 एलिमेंट्स, जिसको हम धरती, जिसको हम अर्थ, स्काई, वाटर, फायर कहते हैं, वो हर जगह होंगी. हर क्रिएशन में ये होगी, बिकॉज ये उसका नियम है, वो इसी तरह बनाता है. सो उसके रॉ मटेरियल वही है, वही परमाणु जो होते हैं प्रकृति के, वो उसका रॉ मटेरियल है. बिना उसके वो बना नहीं सकता. कैसे बनाएगा? नथिंग से तो कुछ बन नहीं सकता. तो देयर वाज समथिंग फ्रॉम वेयर ही क्रिएटेड. इसी तरह से जब वो क्रिएशन बना लेता है, तो फिर वही आत्माएं जो हैं, जो बैठी हुई हैं, वो अपने कर्म और कर्म फलों को भुगतने के लिए दोबारा आ जाती हैं. दोबारा से धरती पे आती हैं, दोबारा से कर्म शुरू करती हैं. फिर से वो पुराने कर्म फल भी होते हैं उनके, कुछ नए भी होते हैं, उनको भुगतना शुरू करती हैं. वो प्रिंसिपल चलता रहता है. उनको जन्म लेना ही पड़ता है, फिर मरती रहती है. वो मैंने जब पीछे मांडुक्य उपनिषद पे बात की थी, तो आपको ब्रह्म चक्र के बारे में बताया था कि एक ब्रह्म का चक्र बना हुआ है, उस चक्र पे चलता रहता है हमेशा. उसी में आके हमारी आत्माएं अटक जाती हैं, और उसी में के साथ हम घूमती रहती हैं, निकल नहीं सकती. और निकलने का क्या उपाय है? वही उपाय है कि कर्मों को करेक्ट करो. पीयूष जी, हाँ जी. एलियंस को इतना गंदा और अगली क्यों बताते हैं सब? हम अपने जैसा किसी को दिखा नहीं सकते ना दुनिया में. हमको लगता है हम बहुत सुपीरियर हैं, बाकी सब चीजें हमारे सामने इंफीरियर हैं, तो हम लोग हाँ, ऐसे ही दिखाते एकदम. हैं. आप देखिए, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड का जो साइंस है, वो आपको बताता है कि जो पिछले लोग थे, वो सारे कपड़े नहीं पहनते थे, जंगली थे, और पत्थर, हाँ. और हाथ में वो सब डंडे लेके घूमते थे, और केवमैन थे. उनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर मिलियन ईयर्स से पहले से ही 9 लाख साल पहले भगवान राम थे हमारे यहाँ पर, जिनके अयोध्या थी, और रावण का उस वक्त गोल्डन लंका हुआ करती थी. तो वो क्या क्या केवमैन होते थे, और क्या ये, उनको समझ में नहीं आता. वो अपने से इंफीरियर ही दिखाते हैं सब कुछ, कि हाँ, हमसे और एकदम इंफीरियर. अगली दिखाते हैं. हाँ. अब उनको एक मजे की बात यह है कि रशिया में उनको एक 56,000 ईयर ओल्ड स्कल मिल गया है, ह्यूमन स्कल, जो 56,000 ईयर्स ओल्ड है. तो अब वो 56,000 तक तो पहुंच गए हैं. पहुंचेंगे आस्ते आस्ते, और भी पहुंचेंगे. they will reach all those marks that we have already spoken about. हाँ जी, और कुछ पूछेंगे? तो अगर पेन एंड पेपर हैंडी है, तो मैं आपको ये 2 नाम दे देता हूं, इनको आप नोट कर लीजिए. एक तो इनका नाम ले लीजिए आप. कल मैंने आपको बताया था vedicbooks.com. ठीक है, vedicbooks.com. उस पे जाएंगे तो उनकी आपको पूरी सूची, कहते हैं लिस्ट, मिल जाएगी. तो पूरी बुक लिस्ट आप सर्च कर लीजिए. उसमें अलग अलग लेवल की किताबें मिल जाएंगी. उसमें कुछ बाल साहित्य भी है, मतलब किड्स का, बच्चों का. तो बाल साहित्य भी है, और कुछ अलग चीजें भी हैं. मैंने आपको बताया था, और उसमें बहुत डीप और बहुत ज्यादा इंटेंस लिटरेचर भी बहुत है. तो उसको अभी मत पकड़िए, सिंपल चीजें पकड़िए.
तो मैंने आपको बताया था कि या तो बाल साहित्य में कुछ पकड़ लीजिए जो बच्चों के लिए होता है, तो पढ़ने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी, पढ़ने में अच्छा लगेगा। और दूसरी बात कि महात्मा आनंद स्वामी है एक राइटर जो आपको उसमें दिखेंगे, उनकी 2-3 किताबें बहुत ज्यादा डीप और इंटेंस हैं, तो मगर उनकी बहुत सारी और कथाएं जो हैं वो पढ़ना शुरू कर लीजिए, वो लाइट है, दे आर लाइट एंड दे विल बी इजी टू रीड, तो उनको आप देख सकते हैं। तो vedyabooks.com। इसके अलावा इनका जो ईमेल है वो अजय आर्या 16 AJAYARYA, तो AJAYARYA 16 @gmail.com, अजय आर्या 16 @gmail.com। इनसे आप ईमेल कर सकते हैं और आप मेरा रेफरेंस हमेशा यूज कर सकते हैं कि पीयूष जी से आपके बारे में पता किया है, हमको ये चाहिए, एंड ही इज गुड एट इट। वो आपको भेज देंगे जो आप मांगेंगे। इंदिरा जी ने मंगवाया पीछे उनसे, तो इंदिरा जी इसके बारे में वाउच कर सकती हैं। मैं तो मंगाता ही रहता हूँ उनसे, तो आप उनसे कभी भी पूछ सकते हैं, वो भेज देंगे आपको। तो एक तो ये है अजय आर्या जी @vedicbooks.com। मैं इनकी नई सड़क में दुकान है, मैं इनकी दुकान पे भी गया हुआ हूँ और मैंने इनकी दुकान पे जाकर भी बहुत सारी ये वाली इस तरह बुक्स उठाई हुई। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नई सड़क में इनकी दुकान जाना चाहें तो जा सकते हैं। इनकी दुकान का नाम गोविंद राम हासानंद है, गोविंद राम हासानंद। यू कैन विजिट हिज शॉप ऑल्सो इन दिल्ली इफ यू लाइक। दूसरी जो मैंने आपके लिए यूज की थी वो मैंने आपको कहा था, वो है हिंदी साहित्य सदन। हिंदी साहित्य सदन, ये इनके पास आपको बच्चों की किताबें वगैरह नहीं मिलेंगी, लेकिन इनके पास कुछ दूसरी स्टोरी बुक्स मिल जाएंगी जो कि सेकंड लेवल पर जब आपको पढ़ने की बैठ जाए कि हाँ मुझे अच्छा लगता है और मैं अब लिटरेचर पढ़ सकता हूँ, तो उस लेवल पर जाकर आप इनसे लिटरेचर ले सकते हैं। हिंदी साहित्य सदन, इंडिया बुक्स @rediffmail.com। ये इंडिया बुक्स @rediff REDIFF rediffmail MAIL one word .com। तो इंडिया बुक्स @rediffmail.com। तो इनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी लिस्ट दे सकते हैं। इनके पास आपको गुरुदत्त जी की किताबें मिलेंगी, तो गुरुदत्त जी की स्टोरी बुक्स को आप पिक कर सकते हैं। पहले उनको पढ़ें तो अच्छा लगेगा, 1 या 2 किताबें आप पढ़ लें उनको, तो आपको पढ़ने का वो बैठ जाएगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, तो फिर अगले लेवल पर जा सकते हैं। मगर इसमें से ये है कि जब भी कोई भी किताबें आपको लगें कि ये मैं लेना चाहता हूँ, मुझसे पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड टेल यू हाँ इसको पढ़िए, इसको मत पढ़िए। और जब जो पढ़ रहे हों उसमें भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, मैं समझा दूंगा आपको कि हमने ये पढ़ा है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, अच्छा क्या बुरा क्या, सब समझा दूंगा आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो दिस इज हाउ वी वांट टू स्टार्ट एंड वी वांट टू वर्क ऑन इट। अब हाँ केतु जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? पीयूष जी, एक प्रश्न ये है कि जो पुस्तकें महात्मा आनंद स्वामी की आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्या वही महात्मा आनंद स्वामी है जो हमारे आर्य समाज के एनुअल फंक्शन में मोहम्मद अली पार्क में आया करते हाँ, थे? वही जो सुना था ये तिब्बत में वो अपनी समाधि लेते हैं, ऐसा सुना था हम लोगों ने, वही है? हाँ वही, बिल्कुल वही, ठीक वही वही है। बड़े लाइट हार्टेड होते थे, बड़े मजे से बातें किया करते थे। आप मिले हुए हैं, मैं भी मिला हुआ हूँ उनसे, ठीक है। कई बार हमारे घर आए हुए हैं वो कलकत्ता में। तो बड़े समझ मजे से बातें करते थे और बड़े प्यार से अपनी बात समझाया करते थे, हंसते रहते थे हमेशा। तो ये जिनकी जो लेखन है ना, जो हाँ। लिखा हुआ है उन्होंने, वो लिखा हुआ भी इस तरह से लाइट तरीके से ही लिखा हुआ है, बड़े मजे के साथ, तो वो पढ़ने में अच्छा लगता है और इजी लगता है। मगर इनकी हैं 2-3-4 ऐसी किताबें हैं जो कि बहुत इंटेंस हैं और बहुत डीप हैं। जरूर वो ठीक है, अगर आपके पास हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन जो भी इनकी किताबें दूसरी हैं, नॉर्मली कथाएं वगैरह जो ये लिखते हैं, वो बहुत सिंपल होती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड, मगर उसमें मैसेज सब में होती है, मैसेज सबके अंदर कुछ ना कुछ होती है, लेकिन बहुत इजी तरीके से समझाइए तो इट इज इजी टू रीड। दैट इज व्हाट आई मेंट, कि उनको पढ़ने से क्या होगा कि जरा हैवीनेस नहीं आएगी और वो पढ़ने की हैबिट के लिए ये डेवलप होती रहेगी और अच्छी लगेगी। ठीक है ना? हाँ जी, कोई थैंक्स। और कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई किसी ने कुछ पूछना है अबाउट द सब्जेक्ट दैट वी आर ऑन?
तो अब दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने 14 जनवरी से गीता पर दोबारा स्टार्ट करना है। मैं उसका नोटिफिकेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं भेज देता हूं आप सबको। फॉरवर्ड कर दीजिए और लोगों में स्प्रेड कर दीजिए, जिनको भी चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। टू वी स्टार्ट ऑन गीता वंस अगेन फ्रॉम 14th of January सैटरडे। अब हमारे पास नेक्स्ट वीक 7th और 8th वाला एक वीक और बच जाएगा बीच में। उसमें आप क्या सब्जेक्ट चाहते हैं जिस पे मैं बात करूं, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वी विल पिक अप द सब्जेक्ट, आई विल टॉक अबाउट इट। लाइक वी हैव पिक्ड अप दिस सब्जेक्ट फॉर दिस वीक, वी कैन पिक अप अ सब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट वीक 7th और 8th के लिए, और मैं उस पर बात करूंगा। जो भी आप चाहेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये तो इस पर हो गई बात। मैं इसको एक बार रीअफर्म कर देता हूं कि ये हैबिट जो है ये डालनी पड़ती है, बिना डाले ये आदत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। और अगर ज्ञान को सच में अपने अंदर समाना है, अपने अंदर उसको लेना है, अपने अंदर उसको समाहित करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा वक्त सुबह का ही होता है। मॉर्निंग इज ऑलवेज द बेस्ट, बिकॉज तब तक जो दिमाग है वो दूसरी जगह नहीं लगा, वो इधर उधर नहीं भटका हुआ, उसको दूसरे काम नहीं है, तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। तभी मैंने आपसे कहा कि सुबह जल्दी उठिए और थोड़ा जल्दी उठ जाइए, थोड़ा और जल्दी उठ के आधा घंटा पढ़ने की आदत डालिए। मैं तो घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया करता था सुबह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब भी लगता है बहुत अच्छा। अब मैं उतना फिजिकली नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड हैबिट एंड यू विल लाइक इट। जब उसकी हाफ एन आवर की 45 मिनट्स की हैबिट हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि अब मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ लिटरेचर पर मूव कर सकता हूँ। तो अगला लेवल पिक कर लीजिए। कोई भी अच्छी चीज जो लिटरेचर में पढ़ने लायक होती है वो कभी भी इंसान को हर्ट नहीं करती, कभी भी आपको वो गंदी बात नहीं सिखाएगी, गलत बात नहीं सिखाएगी। अच्छा लिटरेचर हमेशा अच्छा होता है। अगर आप कोई भी प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे तो आपको कोई गलत चीज नहीं बताएगी वो। कोई भी जयशंकर प्रसाद की कहानी उठा लीजिए, कुछ भी गलत चीज नहीं बताएगी आपको। तो वो इस तरह आप लिटरेचर, अच्छे लिटरेचर, कृष्ण चंद्र का लिटरेचर उठा लीजिए, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखते थे। इन चीजों को पढ़िए तो फिर क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। आपको जैसे ही आपको ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, उसके बाद आप तैयार हो जाएंगे कि अब मैं प्रॉपर लिटरेचर, जो आर्ष साहित्य जिसको कहते हैं, जो वैदिक साहित्य, उसको मैं पढ़ने को तैयार हूं। तो फिर वही बात, हम लोग तो 14 से गीता स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो गीता सबसे पहले पकड़ लीजिए। गीता को पढ़ना सबसे आसान है, क्योंकि आसान है इसीलिए सब जगह प्रचलित है, इसलिए सारी दुनिया उसको पढ़ती है, देखती है, सुनती है, समझती है, क्योंकि आसान है। इसलिए मल्टीपल लेवल पर उसको समझा जाता है, उसकी बातें की जाती हैं। लोग कहते हैं हम रोज पढ़ते हैं, तो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आसान है। तो आसान गीता को फिर उसके बाद पकड़ लीजिए। फिर अगर उसमें से कुछ समझना हो, मेरे से बात करनी हो, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर, एज लॉन्ग एज आई एम देयर। हाँ जी, और कोई बात पूछनी है, कुछ कहना हो तो कहिए, और कोई अगले वीक की सेशन देनी हो तो वो भी दे दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट जो आप मेरे से सुनना चाहें, मैं अगले वीक उसको ले लूंगा। ऋषि, मैं एक सवाल पूछूं आपसे? बिल्कुल पूछिए। हाँ जी। पूछने की गुस्ताखी ये कर रहा हूँ कि आपने कहा एज लॉन्ग एज आई एम देयर, ठीक है? जाएंगे तो आप बादलों तक फिर कर्म फल बन के लौटेंगे, तो आप कहाँ दूर जाएंगे? हम आपको वापस बुला लेंगे, जैसा भी आपने फेज 1 में कहा कि आत्माएं बादलों तक जाती हैं, फिर अनाज के माध्यम से शरीर में वापस आ जाती है। हम वो अनाज संभाल के रखेंगे और आपको वापस बुला लेंगे, तो हम आपको जाने नहीं देंगे। नंबर 1। नंबर 2, नाम बदल जाएगा, शक्ल बदल जाएगी, पहचानने में मुश्किल हो जाएगी। चार तो वही रहेंगे ना, विचार तो वही रहेंगे, शब्दावली रहेगी, हाँ, पिच विचार वही रहेंगे, ठीक बात। और ग्रिट ऑफ वॉइस वही रहेगी। तो हमें क्या फर्क पड़ता है अगर चेहरा बदल भी गया? ठीक है। नंबर 1, मैं तो आपकी बातों से जो मैं निकाल पा रहा हूँ वही समझ पा रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा आत्माओं का ट्रांजिट क्वार्टर बादल होता है, फिर पानी बन के बरसते हैं और फिर अनाज में, और इस तरह से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दो आई बिलीव यू व्हाट यू आर सेइंग एंड देयर इज नो अदर रूम ऑफ डाउट ऑन इट, बट
does it carry any authenticity also for my information sake? Not I'm doubting the integrity, but I'm asking for the sake of my further satisfaction. And बादलों के अलावा इन आत्माओं का कोई और भी ट्रांजिट क्वार्टर होता है क्या? नहीं, देखिए, हर चीज जो होती है वो भाप की तरह ऊपर उठती है, करेक्ट, हर एक चीज, ठीक है। जब आप Right. कोई चीज बर्बाद हो जाती है, अगर आप सपोज करिए कि आपने किसी भी चीज को, जो जल गई चीज, तो वो भी धुएं की तरह ऊपर उठेगी। अगर जो चीज नहीं जलती, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब समझिए कि तोड़ के एकदम पाउडर बना देते हैं, तो भी वो पाउडर की तरह, धूल की तरह ऊपर उठती है। और उसके जो और माइन्यूट कण होते हैं वो और भी ऊपर उठते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो हर चीज भाप की तरह ऊपर उठती है। ये दुनिया का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। Okay. जब हम देखते हैं कि सड़कों पे, रास्तों पे इतनी ज्यादा बर्फ जमी हुई है, एकदम बुरा हाल है, रात को बहुत बर्फबारी हुई है, हम वेट करते हैं जैसे ही धूप निकलेगी, सुबह होगी। अगर सूरज बाहर ना भी निकले तो भी हमको ये दिख जाएगा कि वो थोड़ी थोड़ी भाप बननी शुरू हो गई है। तभी जो है, जो बाहर जो है, वो बर्फ थोड़ी हल्की होनी शुरू हो गई है, थोड़ी टूटने लग गई है, थोड़ी मेल्ट होने लग गई है, इवन दो सूरज नहीं निकला, बादलों में छुपा हुआ है। हर चीज भाप बन के ऊपर उठती है। उसी तरह से जो आत्माएं मरती हैं, जो शरीर मरता है और आत्मा जिस्म को छोड़ती है, वो भाप की तरह ऊपर उठती है और हर चीज ऊपर उठ के बादलों में ही बैठती है। हर एक वस्तु बादलों में बैठती है। हर वस्तु के कण उसी तरह बादलों के साथ नीचे बरसते हैं। जो हमारी अर्थ के अंदर इतने मिनरल्स और इतनी दूसरी चीजें, प्रॉपर्टीज सब आ जाती हैं, वो इन बादलों से बरसे हुए पानी से ही आती हैं और नीचे चली जाती है। हाँ, जो भी चीज होती है, जो कि आप कहते हैं कि जो हमने बर्बाद कर दिया, जला दिया, वो जलाया हुआ अण कभी बर्बाद नहीं होता है। एटम्स उसके कभी बर्बाद नहीं होते। जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके परमाणु होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। वो दोबारा से उसी तरह से नीचे आ जाते हैं। और जो लकड़ी का मॉलिक्यूल है, वो लकड़ी का ही है, वो फिर से लकड़ी पैदा करेगा। जो लोहे का है, वो लोहे का ही है। जल गया तो क्या हुआ, वो दोबारा आएगा और पैदा करेगा। तो जब वो दोबारा पैदा करेगा, तो फिर वही धरती के अंदर बैठा हुआ है, वही मिनरल बन गया है, वही ऑयल बन गया है, वही बन के आ गया है। So it keeps on recycling because everything that goes from here भाप बन के ऊपर जाके बादलों में बैठ जाता है, आसमान। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारी आत्माएं जो हैं, वो जाके ऊपर बादलों में बैठ जाती हैं। आत्माओं का और कोई स्थान नहीं है रहने का, और स्थान कोई नहीं है जहां आत्माएं रहती हैं। कोई भटकने वाली आत्माएं नहीं होती, कोई इधर उधर घूमने वाली नहीं होती। वही होती हैं जो यहाँ से उठती हैं और सीधी वहां चली जाती हैं। आत्मा एक प्रकार से वायुमंडल है, एक तरह से वायु है, जो भाप है, जो ऊपर रहती है। अब ये भाप बन के ऊपर जाती है और ऊपर बादलों में रह जाती है, मगर फिर पानी की तरह नीचे भी तो बरसती है ना। First of all, any question should not be taken as an argument. It should be taken as a further analysis of this subject. आर्ग्यूमेंट नहीं समझता, बिल्कुल। आप जब कहेंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पूछना अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे, जरूर पूछिए। और मेरा ऐसा मानना है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। मेरे हिसाब से जब भी मेल फीमेल का यूनियन होता है, तो आत्माएं वायुमंडल में होती है। ठीक उसी वक्त जोन सा वायुमंडल जिसमें ये एटम्स होते हैं, वो क्लिक कर जाता है और वो प्राण वायु बन के जीव बन जाता है और एक नया गर्भ धारण हो जाता है। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था। अब इस पर मैं आपसे और मोस्टली क्या होता है कि गर्भ, अगर ह्यूमन समझें तो, हम अगर ह्यूमन समझें तो गर्भ धारण होने के बाद वो आत्मा उसमें आती है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि जो आत्मा होती है वो 2 पांव के कीड़े की तरह होती है। एक पांव आगे चलता है, दूसरा पांव पीछे चलता है, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो जब उसका एक पांव इस शरीर में, मेरे आपके जिसके भी शरीर में बैठा हुआ है, और उसका दूसरा पांव जो है वो हमेशा ऐसे घूमकर एंटेना की तरह अपनी नई कर्म भूमि ढूंढ रहा है कि जहां मैं जा सकता हूँ, जहां मेरी डिजायर्स और जहां मेरा कर्म फल मेरे को मिलेगा। तो जब वो गर्भ बैठ जाता है कि गर्भ हो गया, तब उस आत्मा को पता चलता है कि ये एक जगह मेरे लिए बैठ गई है जहां मुझको मेरी डिजायर भी मिलेगी और मुझको मेरे कर्म फल भी मिलेंगे। तब वो इस शरीर को छोड़कर उसमें चला जाता है। ठीक है। सो गर्भ धारण पहले हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर आत्मा आती है, प्राणवायु आती है। हाँ।
इसीलिए कहते हैं कि बच्चा जो पेट में होता है उसमें इतने दिनों, इतने हफ्तों के बाद उसके अंदर प्राण और आत्मा आती है, लाइफ आती है। तो आत्मा तब उसके अंदर आती है जब उसको पता चलता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर अपने स्टडीज को आप करेंगे कि मेरे अंदर, मैं क्यों इस जगह जन्म लिया है, मैंने क्यों इस ऐसे पेरेंट्स के पास मैंने क्यों जन्म लिया, मेरे को ये इस तरह की लाइफ, इस तरह की मेरी जिंदगी क्यों मिली है मुझे, ये आपको समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि मेरे कर्म क्या थे, मेरे कर्म फल क्या थे, मेरी बर्निंग डिजायर्स क्या थी, वो मेरे को यहाँ पर मिली है। ये मेरे को उसका फील्ड मिला था। Okay. और कोई भी दो भाई बहनों का एक जैसा फील्ड नहीं होता, इवन दो दे हैव द सेम पेरेंटेज। माँ बाप भी एक ही हैं, लेकिन एक ही फील्ड उनका नहीं होता, एक ही कर्म फल उनके नहीं होते, कभी भी नहीं होता। एक ही बर्निंग डिजायर भी उनके नहीं होते। नहीं होते, बहुत फर्क। इसीलिए सबकी जिंदगी है, मगर उनको वो भूमि मिल गई है। उनको पता है कि मैं यहाँ से जन्म लेके आई कैन गो दिस वे और आई कैन गो दैट वे और आई कैन गो द थर्ड वे। उनको सबको पता है, मगर ये मेरे लिए एक ग्राउंड तैयार हो गया, मैं यहाँ पर जन्म ले सकता हूँ। तो अगर अपने जन्म की स्टडी करेंगे कि मुझे ये पेरेंटेज क्यों मिली थी, ये ऐसे कर्म क्यों मिले और ऐसे कर्म फल क्यों मिले, आपको समझ आने लगेगा कि व्हाट टाइप ऑफ अ रियली टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट यू आर, कि आपकी आत्मा किस तरह की आत्मा है, उसमें क्या करना चाहिए कि हमारे अगले जन्म सुधर जाए, क्या करना चाहिए कि ऐसे कर्म वैसे कर्म हो ताकि कर्म फल ऐसे मिले और इस तरह की पेरेंटेज मिले, या क्या करना चाहिए कि हम इस बंधन से छूट जाएं और सैल्वेशन में चले जाएं, मोक्ष में चले जाएं। यहां से स्टडी करना शुरू करिए। सबको अपनी स्टडी करनी चाहिए कि कर लें। है मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर जाना और अपने आप के बारे में स्टडी करना, बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल है, लेकिन करिए, स्टार्ट करिए। कोई आपकी जवाबदारी तो है नहीं कि किसी को आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ये तो मेरे को आपके तो अपने मेरे को तो आप जैसे एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी मिले थे, तो वो एमए कर रहे थे 76 ईयर में जेएनयू से। हाँ जी और ये बात क्या, आज से 25-30 साल पुरानी है। जेएनयू से एमए कर रहे थे 76 ईयर में। जी। तो पूछा गया उनसे, सर 76 ईयर एज और एमए, और आप 8वीं बार एमए कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए ये एमए वो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक जवाब दी जो मेरे घर में दिल में घर कर गई। कहते हैं सर, जब भी मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं इतना तो एजुकेटेड रहूंगा, चाहे मैं बैल बनूं या मैं पौधा बनूं या मैं मानव जीवन बनूं, लेकिन यहां से मेरा अगला स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। बिल्कुल। तो इट्स अ हाइट ऑफ थॉट प्रोसेस व्हिच आई नहीं, बिल्कुल, ऑलवेज हैव ए ये रूम इन बिल्कुल माय करेक्ट है। हार्ट। देखिए, ज्ञान कभी नहीं मरता, ज्ञान नहीं मरता, ज्ञान कभी नहीं मरता, वो आपके साथ ही जाता है, ज्ञान और एटम कभी नहीं मरते, वो आपके साथ ही जाएगा। साथ ही चलते। तो अगले जन्म में जब आपको शरीर मिलेगा तो वो ज्ञान आपके साथ रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हमारी दुनिया में सब बच्चों का अलग अलग लेवल होता है इंटेलेक्ट का, सबको ज्ञान का अलग अलग पता होता है, जिसकी जो एक्सपर्टीज होती है वो उसके साथ ही जाती है। क्यों हम देखते हैं कि 4 साल का बच्चा तबला बजा रहा है, गाना गा रहा है बहुत अच्छी तरह, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको पुराने जन्मों के वो कर्म फल मिले हुए हैं, कर्म मिले हुए हैं, एक्सपर्टीज प्रारब्ध उनकी से जो थी। मिले, हाँ, जो वो प्रारब्ध से एक्सपर्टीज मिले। उनकी थी, बिल्कुल प्रारब्ध में मिले हुए हैं, वो एक्सपर्टीज उनकी हाँ, थी, वो ज्ञान उनके पास था, तभी उनके पास ट्रांसमिट हुआ। ज्ञान कभी नहीं मरता। वो बिल्कुल ठीक कहा था उस इंसान ने। मीरा जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी। पीयूष जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि कहीं सुना था कि जब मृत्यु होती है तो जैसे यहाँ लोग मिलते हैं, वैसे जो लोग आगे चले गए हैं उनसे भी मिलना होता है। क्या यह बात सच है? हाँ, मिलना ऐसे होता है कि जो आपका कर्मफल होगा, और अगर कर्मफल जुड़ा हुआ होगा तो दोबारा आपको एक अगले शरीर में दोबारा मिलवा देगा, अगले जन्म में। नहीं, अगले जन्म में नहीं, ऊपर ही जहाँ जाते हैं नहीं, आप ऊपर वहीं। कहाँ मिलेंगे आप, कैसे पहचानेंगे, कोई बॉडी नहीं है आपके पास, शरीर ही नहीं, आंखें नहीं है आपके पास, आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे किसी और? ऊपर कहीं कोई कुछ नहीं मिलता, शरीर मिलता है दोबारा, तब मिलते हैं। अच्छा, तब मिला, पर तब तो पहचानते नहीं है कि पहले पहचानते थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी को मिलके लगता है कि जैसे वी आर सो वेरी वेल कनेक्टेड, या अच्छे, आप मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि वो पहले मिले हुए लोग हैं पिछले जन्मों के।
दूसरी और कोई मिलने की जगह नहीं होती। वो फिल्मों में, पोएट्रीज में वगैरह में होता है, रियली नहीं होता। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और बात? जो भी दिल में आए पूछ लिया करिए, उसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं है। कभी मैं कभी किसी पूछने का दिल नहीं होता, लेकिन जो जीवन में सुना होता वो आपसे साझा करने को दिल करता है। नहीं, वो ठीक है, अच्छा करते हैं आप ऐसे। देयर इज नो क्वेश्चन दैट इज अ बैड क्वेश्चन। सो एवरी टाइम जो इट इज दिल नॉट में ए क्वेश्चन। जो अब तक मैंने सुना, मैंने तो एक और किसी लेक्चर में सुना था कि बॉटनी, जूलॉजी और ह्यूमैनिटी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो मैंने उसका जवाब, उनसे जवाब मांगा, हाउ? कहते हैं देखिए, जो आप फल समझ के खाते हैं या सब्जियां समझ के खाते हैं, दैट इज द वेस्ट ऑफ द प्लांट्स, एंड जो हमारा वेस्ट है वो उनके लिए यूरिया बन जाता है। ऐसे एनिमल की डेड बॉडी यूरिया बन जाती है, फिर वो एटम्स रिसाइकल। सो द एंटायर यूनिवर्स इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एट द अप्रोप्रिएट टाइम। बिल्कुल अब इस पर आप अपने कोई मुझे राय दे या फर्दर इनोवेशन दे, तो दैट इज रिक्वायर्ड। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। सब चीजें एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, सिस्टम इसी तरह चलता है, ये सिस्टम बना ही इसी तरह है, सिस्टम इसी तरह बनता है। और हम जब सिस्टम को तोड़ते हैं या उसको कुछ खराब करते हैं तो उसकी हमको सजा मिलती है, हमको सिस्टम सजा देता है। तो ये सिस्टम बना ही इसी तरह है कि इट्स ऑल कॉम्प्लीमेंट्री। एक पत्ता जो टूटता है ऊपर से, वो पत्ता जमीन पे गिरता है, जमीन पे गिर के सूखता है, सूख कर डस्ट बनता है, डस्ट बनकर वो यूरिया बन जाता है फिर से। ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है सिस्टम सारा। जो जानवर मरता है, वो जानवर मर के धरती पर के ऊपर, अर्थ के ऊपर उसका शरीर सड़ता गलता है, कुछ वो फूड बन जाता है दूसरे लोगों के लिए, दूसरे जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, जिसके लिए भी। बाकी का वैसे ही सड़ जाता है और सड़ के गल के वो बिल्कुल जमीन के अंदर यूरिया बन जाता है। जो बॉडीज को हम दफनाते हैं मट्टी के अंदर, वो बॉडीज जो दफन होती हैं, वो भी तो सारी अंदर जाके यूरिया बन जाती है। उनको कीड़े खाते हैं या उसका मट्टी में मिल जाती हैं, मिलीन हो जाती हैं, वो सब यूरिया बन जाती हैं। ये सारा सिस्टम बना ही इसी तरह है, सारा कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बना हुआ सिस्टम ऐसे ही चलता है, इसी तरह बनाया हुआ है। इट्स अ रिसाइकलिंग सिस्टम नेचुरली। खुद ही वो रिसाइकल करता है सब कुछ को। नेचर ही है जारी। हाँ जी, जी नमस्ते। नमस्ते केतन जी, बहुत लेट आए आप। हाँ, मैं बहुत लेट हो गया। मैं ट्रैवल करता था, लास्ट ईयर वीक भी मैं नहीं मिल सका। और आप सब लोगों को 2023 की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। या एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो ज्ञान वापस मिलता है पूर्व नए जन्म में, उसके बारे में, कि वो ज्ञान मतलब जैसे मैंने यहाँ MBA किया या MA किया, तो वो कोई नए जन्म में नहीं मिलेगा। मन के ऊपर जो प्रभाव होते हैं, उससे मन का जो विकास होता है, वो विकसित मन जो हो रहेगा, वो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। इसलिए यहाँ की मुझे जो डिग्री मिली, या मैंने जो पैसे कमाए, या मैंने जो कोई भी कला हासिल की, वो सब नहीं मिलेगी। वो उससे जो विकसित मन होगा, वो विकसित मन नेक्स्ट जन्म में जाएगा, और वो विकसित मन जो डायरेक्शन में विकास हो रहेगा, वहां से वो फिर से वो विकसित मन आगे चालू करेगा। नहीं केतन जी, अगर आपने जो डिग्री ली है, MA किया, MBA किया, अगर वो डिग्री भी आपके ज्ञान में, आपके मन के अंदर ज्ञान बन के बैठी है, तो वो भी जाएगी। मैंने जो एग्जांपल यूज किया कि सपोज मैंने संगीत विशारद किया है, मैं 16 साल से संगीत की स्टडी कर रहा हूँ, उस्तादों के पास जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, विशारद कर लिया है, ये वाला उस्ताद, वो वाला उस्ताद, फलाना उस्ताद, ये उस्ताद, वो उस्ताद, मैं एकदम एक्सपर्ट बन गया हूँ। तो अगले जन्म में अगर मैं 4 साल की उम्र से ही गाना गाने लगता हूँ, तो वो ज्ञान जो मैंने सीखा था वो भी मेरे साथ आया है। तो जो भी ऐसा ज्ञान जिसको आप एजुकेशन के थ्रू भी लेते हैं, अगर आपके मन में, अगर आपके ज्ञान में वो बैठ गया है तो जरूर आएगा। अगर वो सिर्फ इसलिए लिया था कि मेरे को ये वाले जॉब मिल जाए, डिग्री मिल जाए और मैं काम करूं, तो शायद नहीं जाएगा। लेकिन जो भी ज्ञान आपके मन में बैठ गया है वो जरूर जाएगा। जी, उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि आप संगीत की एग्जांपल लेंगे, तो संगीत का इतना विशारद होने के बाद, और आपने जैसे कहा वो मन के अंदर उसको लेने के बाद, वो मन की रुजुता बढ़ेगी। संगीत के लिए मन के अंदर रुजुता और साथ में कलात्मकता, उसकी क्वालिटी की जरूरत होती है। तो मन उतना रुजु होगा, और इसीलिए वो रुजु मन वाला व्यक्ति जब दूसरा जन्म लेगा, तो उसका मन इतना रुजु होगा कि वो 4 साल की उम्र से उसको संगीत में
उसको इंटरेस्ट होगा। मगर जो ट्रांसफर ऑफ क्वालिटीज जो होती है वो मन के द्वारा होती है, वो डिग्री के द्वारा नहीं होती है, ऐसा मेरा कहना है। अब देखिए ना, हमारे पास वो शकुंतला देवी थी जो मैथमेटिक्स में एकदम एक्सपर्ट थी, जी और वो बचपन से ही थी। जी तो कहीं ना कहीं उनको मैथमेटिकली जो उनकी प्रारब्ध था, जो पिछले जन्मों का था, उनको कैरी ओवर हो गया था। तो मैथमेटिक्स उनके पास एकदम क्लियर था कि जैसे ही उनको दोबारा उसकी चांस मिली कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर रही हूँ, तो सारा कुछ उनके सामने रीअपियर हो गया कि हाँ भाई, ये पढ़ा, ये मुझे पता है, ये पता है। तभी वो सारा कुछ उनको इमीडिएटली दो पढ़ने के 2-4-10 सालों के अंदर सारा एक्सपर्टीज आ गया फिर से। जी तो वो वाला ज्ञान जो होता है ना, वो वर्बेटिम, आप ठीक कह रहे हैं कि वो डिग्रीज वगैरह तो साथ नहीं जाती और वर्बेटिम ज्ञान भी नहीं जाता, लेकिन जो ज्ञान बैठ जाता है अंदर, कि जो ज्ञान अंदर बैठ गया है वो जाएगा, जो जी ज्ञान बन गया है, जो पढ़ा लिखा है, जो एक्चुअली ज्ञान बन गया है, वो जाएगा जब। जी, और वैसे ही सब कुछ साथ में जाएगा। जैसे कि समझिए वैर भाव है किसी हाँ, वो एक भी व्यक्ति के ऊपर, और कुछ हाँ, भी बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल वैर बिल्कुल भाव घुस गया है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जितनी भी भावनाएं मन के अंदर बैठा दी है एकदम डीपली, वो वैर भावनाएं या वो अच्छी भावनाएं, और या फिर वो आध्यात्मिक भावनाएं। जैसे शंकराचार्य ने 7 साल की उम्र में वेद पढ़ लिए, हमें जी पता जी लगता है अरे 7 साल में कैसे वेद पढ़ लिए, तो ठीक वो भी बात। वही है। हाँ, शुचिनाम से वो गीता में कहा है, इसीलिए शुचिनाम श्रीमंताम के है, योग भ्रष्टो पे जाए। ठीक आप बात। जिस किसी भी चीज में योग किया है, वो योग मतलब जिस चीज भी के साथ अपने मन को जोड़ दिया है, वो चीज आपको आगे वो मन मिलेगा और वो मन आपको आगे लेके जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आत्मा होती है, आत्मा के गुणों के अंदर राग द्वेष होता है। जी तो बहुत सारी ऐसी राग होते हैं, अटैचमेंट्स होती हैं जो कि आत्मा में चिपक जाती हैं, और बहुत सारे द्वेष होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं जो आत्मा में चिपक जाते हैं। वो जिस भी बॉडी में आत्मा जाती है, उस बॉडी के साथ उसके राग और द्वेष जाते ही हैं। सो पहली बात तो ये है। जी दूसरी बात ये है कि जब भी जन्म लेंगे तो हमारे स्थूल शरीर के लिए हमको अंतःकरण चतुष्टय बोरो करना ही पड़ेगा प्रकृति से अपना काम करने के लिए। जी तो हम जैसे ही अंतःकरण चतुष्टय बोरो करेंगे, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें, मन भी, बुद्धि भी यानी इंटेलेक्ट, चित्त यानी कि मेमोरी बैंक या कॉन्शियस, और अहंकार यानी ईगो सिस्टम, हम जैसे ही ये बोरो करेंगे नेचर से शरीर के अंदर, शरीर धारण करने के लिए, हमको वही वाला मिलेगा जो हमने पिछले जन्म में छोड़ा था। जी क्योंकि वही मिलेगा तो हमको वही मन दोबारा मिल जाएगा, वही बुद्धि दोबारा मिल जाएगी। जी तो हमारे मन के अंदर अगर वो पड़े हुए थे गुस्से भी और डिसलाइक्स भी और हेट्रेड्स भी और लव भी, वो सब दोबारा आ जाएगा। जी इसीलिए वो जो कर्म योग है उसमें ये कहा है कि जब काम करते हो तो उसको निमित्त मात्रम भव सर्वे साचिन करके करो, क्योंकि नहीं तो वो चिटक जाएगा। वो चिटक जाएगा तो खलास, फिर उसको नए जन्म में और फिर आगे में। और फिर मजे की बात तो ये है, मैं तो उसको एकदम जैसे नाटक का जैसा देखता हूँ। मजे की बात ये है कि जब नए जन्म में वो मिलेगा ना, तो पता भी नहीं कि कौन से जन्म का है। हाँ, ये सच कहा इसलिए आपने, इसलिए ये सच कहा। वो तो निकालना बहुत ही मुश्किल है। जैसे समझिए एक 150 साल पुराना टेबल है लकड़ी का। हर एक बंदा आया और उसने बोला हम तो हर दिवाली को हमारे टेबल को पेंट करते हैं। तो किसी ने पीला किया, फिर पीले के ऊपर बोला नहीं पीला है, पीला रहने दो, तो पीला किया। फिर किसी ने बोला नहीं मैं तो नीला करूंगा। फिर नीला, पीला, हरा, लाल ऐसे करके फिर उसमें जो कौन से कलर से आया था ना, वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आया था। तो इसके लिए उसको कलर को निकालना भी इम्पॉसिबल है। वो नीचे लाल घुस गया है, वो जो इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस में। वो आदमी अभी देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, वो जो चंदा कोचर जी हैं, वो आईसीआईसीआई की बहुत बड़ी जो थी, और वो मेरी स्टूडेंट भी है। हाँ, वो मैं उसका एग्जांपल देता था मेरे बच्चों को कि देखो एक एकदम लोअर लेवल क्लार्क से लेके आगे बढ़ने वाली ये महिला को देखो, और इसके अंदर से कुछ उठाने के लिए देखना है ऐसा। अभी उसका जो आ रहा है, मैं खुद की मेरी जबान बंद हो गई, मेरे होठ सी लिए कि अरे इतने पैसे होने के बावजूद, इतनी ज्यादा फेम होने के बावजूद एक व्यक्ति इतनी गलत कैसे कर सकता है। वो नीचे वाला जो रंग था वो ऊपर आ गया। इसलिए वो निकालने के लिए भी लेयर बाय लेयर जाना पड़ेगा, और इसके लिए वो निमित्त मात्रम भवे सर्वे साचिन बोलो या कर्मणे वाधिकारस्ते मां फले सुकराजान, जो कि बहुत सारे श्लोक है गीता में, तो वो लेके करने पड़ेंगे। नहीं तो वो और लेयर बढ़ेगी और लेयर बढ़ेगी, और हम लोग
इतने बोला ही मैंने परेशानी नहीं इतनी परेशानी होगी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ से आ गया, ये बंदा इतना ये था और ये कहाँ से सडनली चेंज आ गया, या तो ये उसके अंदर क्या हो गया, और या तो कर्मफल, हमें जीवन में कोई ऐसा लॉटरी लग गई, या तो इतनी दुख की बात हो गई कि भाई हाथ कट गया एक्सीडेंट में, वो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से फल से कहाँ से आया, क्योंकि ये सच हम बात है, लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम करेक्ट, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। बहुत नाटक हो जाता है, फिर तो हम खुद ही अपने पपेट हो जाते हैं, इतनी लेवल तक हो जाएगा कि हम खुद ही अपने गुलाम बन जाएंगे और कभी उससे बाहर नहीं आ सकेंगे। तो इसीलिए तो कहा गया है ना कि अपने कर्मों को सुधारो, निष्काम कर्म करो, पुराना जो है वो तो चलेगा ही चलेगा, नए को सुधारो, हाँ, और नए को पीयूष जी, सुधारते रहो। हाँ जी, बोलिए इंदिरा जी। पीयूष जी, एक ऑपोजिट क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ जी, ये तो सब हम लोग है वो लेके आते हैं, कोई इच्छा भी होती है कि जैसे गाना हम लोग कोई नहीं गा सकता है और गाने की बहुत ही इच्छा होती है, तो अगले जन्म में कैसे होगा? मिल जाएगा, गाना गाइएंगे अगले जन्म में वो इच्छा पूरी हो जाएगी। हो जाएगी? वो क्यों, परमात्मा तो कैसे इच्छाओं को होगी? पूरा करता है ना, मैंने बताया दयालु है, जो इच्छा करेंगे वो पूरी करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा पूरी। यही तो सारा गेम है, ड्रामा तो यही है ना। केतन जी ने बहुत अच्छा बोला है आज, बहुत अच्छा, थैंक यू केतन जी, थैंक यू वेरी मच। यही सारा ड्रामा है हमारा, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कौन से जन्मों का इस जन्म में क्या क्या लेकर आए हैं, पिछले कौन से का क्या था। तो इसलिए अच्छा होता है यही कि हम अपने इस जन्म को, इन कर्मों को सुधारें, इनको निष्काम करें, ताकि आगे का काम हमारा अच्छा हो। हमको ये मिलेंगे, आगे जाके मिलेंगे तो अच्छे ही मिले, यही हम कोशिश कर सकते हैं। और बुरे जो कट जा रहे हैं, जो कि बुरा हो रहा है और कट रहा है, उसके लिए थैंक्स कहिए कि अच्छा हुआ कट गया, कि कुछ बुरा था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, खत्म, चलिए बुरा कट गया, कोई बात नहीं। पीयूष जी, उसके लिए एक मेटाफोर है, एक एग्जांपल है कि समझिए गंदे पानी की बाल्टी है, उसके अंदर पानी की बाल्टी में गंदा पानी भरा हुआ, अभी उसको उल्टा करके खाली तो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो क्या करें, उसके अंदर एक छोटी सी अच्छे पानी की धार डालना चालू कर दें, वो धीरे 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 करके 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म, और उसके बाद में वो उसके अंदर पानी साफ हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अभी उसके अंदर जो पानी आ रहा है ना, वो साफ पानी आ रहा है, तो ओवरफ्लो होते होते धीरे धीरे वो अच्छा पानी उसके अंदर रह जाएगा। बस यही प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई आइडिया नहीं। ठीक बात है केतन जी, एकदम सच कहा। इसी को हम ट्राई करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, यही हमारा प्रयत्न रहता है जी। तो अगले वीक की कोई सजेशन नहीं आई है, अगले सैटरडे संडे की? आज आपने कुछ ओशो के बारे में भी बोलना था, कल आपने बोला था, आज हाँ ओशो पे अरुणा बात जी, आपने करेंगे। याद नहीं दिलाया, चलिए बात करता हूँ अभी। देखिए, मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको जिससे जहां से जो अच्छी चीज मिले उसको पकड़ लीजिए, जहां से जो अच्छा मिले ले लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है, जितने भी ये गुरु होते हैं या बाबा होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं, जब ये कमर्शियलाइज हो जाते हैं, जब इनको लगता है कि मेरे नीचे 600-800 चेले होने चाहिए, मेरा इतना बड़ा मकान बन जाना चाहिए, मुझे डोनेशंस मिलती रहनी चाहिए, पैसे आते रहने चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि बिना डोनेशंस के काम नहीं चलता, ठीक है, किसी का भी नहीं चलता, कोई भी जो काम चला रहा है उसका बिना डोनेशन के नहीं चलता। लेकिन एक लेवल के बाद वो लालच बन जाता है। जब वो लालच बन जाता है और जब वो मिसयूज करता है अपने उस पावर्स को, जो पावर वो अपने एक क्राउड के ऊपर एक्सर्ट करता है, मुझको वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओशो की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओशो में गंदगी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गंदगी है। उसको ही वॉज अ सेक्स परवर्ट, ठीक है ना, सेक्स परवर्ट था ना, वरना वो इस तरह के आश्रम क्यों खोलता जहां पर लोग नंगे घूमते, या जहां पर वो कहता कोई भी मैन कोई भी फीमेल के साथ, कोई भी फीमेल कोई भी मेल के साथ। बाय शुड ही प्रोपोगेट दीज थिंग्स? अगर ज्ञान लिया है तो इन सब चीजों को करने की जरूरत क्या थी? वो ज्ञान उसने लिया था और वो ज्ञान को बहाना बना रहा था अपने सेक्सुअल परवर्ट्स को इम्पोज करने के लिए। मैं उसके ज्ञान को चैलेंज नहीं करता हूँ, अच्छा है जो भी उसने ज्ञान की बातें बताई, अगर आपको वो सुननी है, पढ़नी है, अगर आपके पास टेप्स हैं, मैंने कई टेप्स उसकी सुनी हुई है,
अगर आपके पास वो टेप्स हैं, आप सुनना चाहते हैं सुनिए, मगर ज्ञान की लेवल तक लीजिए, उसके बियॉन्ड मत जाइए. डोंट फॉल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ somebody and say that okay blindly मैं फॉलो करना शुरू कर, चाहे वो किसी भी किस्म का बाबा क्यों ना हो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए. ज्ञान लेना है जरूर लीजिए, 100% लीजिए. सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन विद ओशो आल्सो. एक चीज और क्या होती है कि जो ये ज्ञानी लोग होते हैं, इनमें एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी सब में आ जाती है. इसलिए आ जाती है क्योंकि ज्ञान जो होता है वो कहीं भी आपको धन नहीं देता, कहीं नहीं देता. कोई भी दुनिया में आपको ऋषि मुनि साधु ऐसा नहीं मिलेगा जिसको परमात्मा ने नेचुरली बहुत धन दिया हुआ होगा, बहुत पैसा दिया हुआ होगा. ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा. एक्सेप्शंस भी नहीं मिलेंगे आपको. सो जो ज्ञान होता है वो धन नहीं देता, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो ज्ञान देता है. और जो ज्ञान आता है तो बाकी चीजें आस्ते 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 कटने लग जाती हैं, दूर होने लग जाती हैं. बहुत सारे ऐसे लोग, संगी साथी जो साथ होते हैं, वो हट जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं. या तो आप ही उनको दूर कर देते हैं या वो खुद दूर हो जाते हैं. वो ज्ञान आने से होता है ये सब. सो होता ये है कि जब ज्ञान ज्यादा आता है और एक लेवल के बाद जब इंसान ये रियलाइज करता है, तब उसके अंदर इनसिक्योरिटीज आने लगती है. तो इनसिक्योरिटीज उनसे अलग अलग काम करवाती है. वो इनसिक्योरिटीज कहती हैं कि एक आश्रम खोल. वो इनसिक्योरिटीज कहती हैं कि चेले बनाने शुरू करो, जो चेले इतना इतना कंट्रीब्यूट करेंगे या ये देंगे या वो देंगे. वेस्टर्न वर्ल्ड में ओरेगॉन में, कैलिफोर्निया में आपको किसी ने एक जमीन डोनेट कर दी कि आप एक आश्रम खोल लीजिए. तो मैंने उस जमीन को ले लिया. अब उस जमीन के ऊपर मुझको अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को अट्रैक्ट करना है तो बातों से तो करूंगा ही करूंगा, मैं अपना जो ज्ञान बांटूंगा, इंग्लिश में बांटूंगा तो करूंगा. मगर उसके बाद मैंने एक फ्री सोसाइटी की डेवलपमेंट कर दी कि जितने आदमी हैं वो औरतों के साथ रहेंगे, औरतें आदमियों के साथ रहेंगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो क्या हुआ, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में तो इस चीज को अट्रैक्शन समझ के थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल कम इन, वो ज्वाइन करेंगे, बोलेंगे वाह बड़ा मजा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं. और वहां पर क्या है, सबको सेवा करनी पड़ेगी. कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, बस यही सब करिए और अपना मस्त रहिए, खुश रहिए. और आपने जब एंटर किया था तो इतने 1000 इतने आपने पे कर दिए थे, वो आपकी फीस आ गई. अब आपको कुछ नहीं करना, ना आपने और पैसे देने हैं, ना आपको खाने की चिंता है, ना आपको कोई और है, क्योंकि सब मिल रहा है आपको. कोई दूसरा खाना बना रहा है, कोई दूसरा आपके बर्तन धो रहा है, कोई दूसरा आपके कपड़े धो रहा है, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो. इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने शुरू कर दिया. तो वो गुरुडम जो था उनका, गुरुडम यहाँ पर शो करता है कि दैट हिज अल्टीमेट पर्पस वाज वेरी परवर्टेड एंड डर्टी. तो ज्ञान ने उनको कुछ नहीं सिखाया. उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान ठीक है, अगर आप उसको समझते हैं, सुनते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं तो ठीक है. मगर उस ज्ञान ने उनको कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि उनको परवर्शन दिया. मैं कैसे पहचानता था स्वामी को, जो कि सन्यासी स्वामी थे, यहाँ पर टोरंटो आया करते थे. अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं, मैं आपको बता दूंगा, नाम याद आ जाएगा. 3-4 बार यहाँ पर आए हुए हैं, मैंने सुना भी हुआ उनको, बड़ी हल्की आवाज में बात किया करते थे. वो कहते थे कि अब मैं अपने हर एक पुराने जन्म को देख सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि मैं 500 साल पहले कहाँ जन्मा था, 600 साल, 800 साल पहले, वो सब बता सकता हूँ. और वो अलग अलग बातें किया करते थे. और वो मोस्टली स्वामी रामा जो हैं हिमालय वाले, उनके स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते थे, और कुछ कुछ बातें योग दर्शन से भी किया करते थे. तो लोग सुनते थे, हम भी सुनते थे, मैं भी कई बार सुना उनको भी उनके पास. फिर उन्होंने क्या किया, अब जब उनकी उम्र हो गई है और when he became older and he knew कि I probably will not survive too many years, so he went into one of those हरिद्वार में जाकर किसी एक आश्रम में बैठ गए कि मैं आपका हेड बनने को तैयार हूँ, मेरे को ये दे दीजिए. तो उन्होंने उनको हेड बना दिया. हेड बना के क्या कहा उनको कि ठीक है, अब नाउ यू कैन बी कंफर्टेबल, यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनी प्लेस, वी विल लुक आफ्टर यू. तो
ओल्ड एज में जो इनसिक्योरिटी उनको आई थी कि पता नहीं मेरा कोई ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, मेरा क्या होगा, तो इनसिक्योरिटी के कारण ही कॉम्प्रोमाइज्ड एंड ही वेंट इनटू दैट प्लेस एंड ही सेड व्हाटएवर दोस गाइस आस्क्ड हिम टू प्रोपोगेट, कि आप ये कहिए कि ऐसा है वैसा है, जो भी वो मठ था, जिस चीज को भी वो फॉलो करते थे, उन्होंने उस मठ को ही प्रोपोगेट करना, उसी को स्टैंप देकर कि हाँ भाई अप्रूव किया मैंने, उन्होंने शुरू कर दिया। एंड देन ही डाइड देयर एंड ही वाज बरीड। एक्चुअली उनको चेयर के ऊपर बिठाकर बांधकर गंगा में डाल दिया गया था, जिसको बाद में गंगा क्लीनिंग वालों ने बाहर निकाला और कहा कि यू कैन नॉट डू इट, मगर वो दैट इज व्हाट दे डिड, कि हमको इनको जीवित गंगा समाधि देनी है, मतलब ही वाज डेड बट उनको गंगा समाधि देनी थी, सो दैट इज व्हाट दे डिड। बट ये दिस इज ऑल इनसिक्योरिटीज दैट लीड्स टू अ पर्सन टू डू दीस थिंग्स। तो जो ज्ञान वाले लोग होते हैं ना, क्योंकि उनके पास धन नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटीज आती हैं। तो ये जितने बाबास हैं वो इसी तरह काम करते हैं, वो अपने इनसिक्योरिटी के कारण अपना एक ग्रुप बनाना शुरू करते हैं, चेले चपाटे बनाते हैं कि मुझे बहुत बड़ी चेले का ग्रुप चाहिए, तो पैसे आते रहेंगे, धन आता रहेगा, और फिर वुमेन अवेलेबल होती रहेगी। जिस आदमी को चाहिए कि मुझको औरतें चाहिए, औरतें मिल जाएंगी उसको आराम से, बड़े आराम से बेवकूफ बना के औरतों को अपने पास बुला लेते हैं। तो यही वो करते हैं। तो यही मैं कहना चाहता था, एंड आई डोंट वांट टू अंडरमाइन, किसी के भी ज्ञान को मैं अंडरमाइन नहीं करना चाहता। जिसमें जो ज्ञान है वो अच्छा है, जिससे आपको जो लेना हो ले लीजिए जरूर, मगर भटकिए मत, अपने आप को संभाल के रखिए, इतना मत जुड़ जाइए कि आप फ्लो में बहते चले जाएं, फिर आपका एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, ज्ञान मिलना बंद हो जाएगा, उस लेवल पर मत जाइए। ठीक है अरुणा जी, मैंने आपकी बात को जवाब दिया है? जी, बहुत अच्छी तरह से मैं समझ गई। पीयूष जी, इसके बारे में ही मैं और एक पूछना चाहती हूँ कि मुझे जो हमने पहले इसके पहले भी बात की, जहाँ चंदा कोचर जी की भी रेफरेंस आ गया, तो उस और ये अभी हमने जो भगवान रजनीश जी के बारे में कहा, तो जो मनुष्य जन्म मिलता है तो उसको फ्री विल भी मिलता है कि क्या चॉइस करे। लेकिन मैंने, पता नहीं मैं करेक्ट वो नेम ले रही हूँ या नहीं, आर्थर शोपेनहायर करके हुए हैं, या अल्बर्ट आइंस्टाइन के को भी कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा है, अ मैन कैन डू एज ही विल्स बट नॉट विल एज ही विल्स। जो उनको, तो ये जो है, हमारे जो पूर्व संस्कार होते हैं वो हमें कुछ गलत चॉइस करने के लिए बाधित करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये हमारा हर रोज का प्रयत्न होना चाहिए कि गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, जो चॉइस करने हैं वो सही करने। तो इसके बारे में आप बताएंगे? नहीं, Free देखिए, will कर्म करने में इंसान फ्री है, इंडिपेंडेंस है उसकी कि वो जो कर्म करना चाहे वो करेगा। कर्म करने में हर इंसान हमेशा फ्री होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, भगवान उसको कभी नहीं देते। लेकिन कर्म फल पाने में उसकी फ्रीड कुछ नहीं होती, कर्म फल उसके हाथ में नहीं होता। तो कर्म करने में तो इंसान हमेशा स्वतंत्र होता है, फ्री होता है कि जो दिल में आए करिए, लेकिन कर्म फल तो उसी तरह मिलेगा जो कि परमात्मा ने निर्धारित किया है आपके लिए, जो कर्म से निर्धारित होता है। सो बात वही है कि अगर हम अपने आप को, अगर हमारे अंदर से हमारे पनपती है चीज की मुझको चोरी करनी है, मुझको बेईमानी करनी है, मुझको गलत काम करना है, तो एक चीज आपको रोक भी रही है कि मत करो। यही संस्कार, मुझे अंदर बुरे संस्कार हैं, कहीं ना कहीं से निकल के आ गए, पता नहीं कौन से जन्म के संस्कार है, मगर कहीं ना कहीं तो ये चीज रोक रही है मेरे को कि डोंट डू इट, स्टॉप, डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। अगर उसी वक्त अपने कर्म को कंट्रोल करके गलत की जगह ठीक अच्छा कर्म कर लिया, तो कर्म फल अपने आप बदल गया, अच्छा मिलेगा, फिर कर्म फल बुरा नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे चॉइसेस कभी-कभी गलत क्यों होते हैं, ये मेरा चॉइसेस गलत होते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारे संस्कार पड़े हुए हैं पुराने, हाँ, जो हमको इम्पेल करते हैं, अंदर से इम्पेल करते हैं, तुम यूं करो। पीयूष जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हम लोग ये जो बाबा और इसके बारे में बात हो रही है, या वैसे जो गलत करते हैं उसके बारे में मैं कह रहा था, वो रेफरेंस में एक तो उसमें दो चीजें होती है। पहली बात तो ये कि अगर एक आदमी है वो सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीते पीते वो कह रहा है कि सिगरेट पीना बुरी चीज है, तो सिगरेट पीना तो बुरी चीज है, वो तो बिल्कुल ही सही है ना।
तो इसके लिए उसको कहते हैं कि सैद्धांतिक अधिकार और नैतिक अधिकार। सैद्धांतिक अधिकार उसको है कि वो कह सके कि सिगरेट पीना बुरी चीज है, क्योंकि वो सिद्धांत के हिसाब से बुरी चीज है हेल्थ। मगर उसको, वो व्यक्ति को नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद पी रहा है। तो जो कोई भी व्यक्ति से हम मिले और उसके विचार उठाने की कोशिश करें या उसके अच्छे लगे इसको सोचे, वो व्यक्ति का ये दोनों देखें कि उसको वो नैतिक अधिकार और सैद्धांतिक अधिकार दोनों है। अगर वो दोनों मैच होता है ना, उसको फॉलो करें। ये उसका लिटमस टेस्ट है। अगर वो मैच नहीं होता ना, उसको फॉलो ना करें। और इसके लिए रेफरेंस गीता का श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्ति शुनिचैन स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना। ये गीता का श्लोक है। तो जब विद्या से विनय नहीं आता है, आपने रजनीश जी का जो बताया वो रेफरेंस में, उनको विद्या है, उनको ज्ञान भी होगा, मगर उससे जो दिखता है वो विनय नहीं दिख रहा। जब विनय नहीं दिख रहा, जिसको समाज ऐसे नहीं चलता, उसको विनय चाहिए। अगर विनय नहीं दिख रहा ना, तो वो पंडित नहीं है, पूर्ण पंडित नहीं है। और उसके नैतिक अधिकार और सिद्धांतिक अधिकार में अलाइनमेंट, इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए वो भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा ये इतना अच्छा बोलता है तो फिर भी क्यों नहीं जाना। इसके लिए ये जरूरी है कि नैतिक अधिकार और सैद्धांतिक अधिकार की जहां अलाइनमेंट होती है, वो विचारों को और वो व्यक्ति को सुने और उसका थोड़ा उसको फॉलो करने की या उसको समझने की कोशिश करें। दोनों में से कोई भी एक अधिकार नहीं होगा तो वो व्यक्ति को फॉलो ना करें, क्योंकि वो विनय संपन्न होगा नहीं, वो विनय में कन्वर्ट नहीं होगा। वो फिर वो पैसे के लिए होगा, और कुछ फेम के लिए होगा, कुछ उल्टा सुल्टा धंधा करने के लिए होगा, तो सब उसमें जाएगा। क्योंकि वो सैद्धांतिक अधिकार से तो बोलता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मगर उसको नैतिक अधिकार नहीं। नहीं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होती है केतन जी, आपने जो कहा बिल्कुल 100% ठीक कहा, ठीक एग्जाम्पल भी यूज किया आपने। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार लोग, जो स्पेशली जो बाबा लोग होते हैं, वो छुपा देते हैं ना। तो आपको नैतिकता और सिद्धांत का एक साथ दिखता नहीं है कि इंसान जो प्रिंसिपल्स बता रहा है और जो हमको ज्ञान बांट रहा है, वो सब मैच हो रहा है। और सब कई बार वो ढक देते हैं इसको, बड़ी चालाकी से इसको वो लोग कैमोफ्लेज कर देते हैं कि हमको दिखेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है अंदर। जी, वो तो मुखौटा ये बहुत बार होता है। ये हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। तभी तो मैं जब वैदिक सिद्धांतों की बातें करता हूँ, तो मैं आपको कहता हूं कि जो बातें एकदम इसके ऊपर खरी नहीं उतरती, उन बातों को फॉलो मत करिए, उन लोगों को फॉलो मत करिए, उस लिटरेचर को मत पढ़िए। मैं यही कहता हूं आपको। तो यहाँ पर ये होता है कि जब समझ होती है अपने, हमको अंदर डेवलप करनी पड़ती है कि हमको ये समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि अगर मैंने किसी एक बाबा के ग्रुप को ज्वाइन भी कर लिया और मैं फॉलो भी कर रहा हूँ और मुझे ज्ञान भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसी ना किसी स्टेप पे जाकर ये मेरे अंदर आनी चाहिए कि भाई अब मैं, ये जो चीज है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैव डिस्कवर्ड कि दिस इज नॉट द राइट थिंग। तो उस वक्त भी एक चॉइस होती है हमारे पास। इंसान के पास तो चॉइस हमेशा होती है, जी, तो ठीक करे या बुरा करे। आपने एकदम 100% बात की। आप कोई भी फॉलो करे, बाद में अगर लगे कि इसके अंदर ये गलत है, तो जैसे गेहूं में से कंकर निकाल देते हैं, वो जो विचार अच्छे हैं वो ले लो, मगर उसको फिर एक्टिविटी में फॉलो मत करो। फिर एक्टिविटी में जब फॉलो करते हैं, इसमें और भी एक बात है कि व्यक्ति पूजा जो हमारे, क्योंकि मूर्ति पूजा की वजह से हमारे अंदर व्यक्ति पूजा आ जाती है, वो एक साइंस है। तो वो व्यक्ति पूजा में फिर वो व्यक्ति जो है वो सामने वाले का इतना मानने लगता है कि उसकी सब गलत बातें भी उसको 100% फॉलो करने लगता है। ये एक वो डीच में, वो गड्ढे में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, उस गड्ढे में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, सच बात है। हाँ जी, कोई और बात? काफी टाइम हो गया आज। नेक्स्ट संडे के लिए कोई आपने सजेशन नहीं दिया अभी तक, किस पे बात की जाए? मेरे को ये कुछ जानना है। बताइए। आपने एक बार तो कर दिया है, आपने वो प्रार्थना के मंत्र के अर्थ आपने बता दिए, विश्वानी देव सबूतर दुरितानी जी। तो मैं ये मंत्र रोज करती हूँ, तो कुछ मेरे को मंत्र के अर्थ याद है, कुछ याद नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता कि आपसे फिर से बोलूं कि आप फिर से एक बार बता दीजिए। इसमें इंदिरा जी हमको टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब मोर देन 1 वीक। तो मैं इसको पकड़ूंगा जरूर, फिर आपको कभी बता दूंगा जरूर। अच्छा, ठीक है। हाँ, सुनील जी क्या कहना चाहते हैं? सर वो पीयूष जी, सुनील जी।
हाँ नेक्स्ट सुनील जी आप बोलिए पहले। नेक्स्ट वीक के टॉपिक के बारे में जस्ट थॉट, अभी जैसे आपने ओशो जी के बारे में बताया, तो ये हमेशा हमारे मन में होता था कि इतना बड़ा आदमी ऐसा फॉलो करते हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं, तो आपने क्लियर कर दिया। ऐसे आप अगर और लोगों के बारे में भी बता सकें जो हमारे पास अगर टाइम है नेक्स्ट वीक में, तो मे बी रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग, एंड सदगुरु, एंड बाबा रामदेव, और एनी अदर जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो लोग हैं जो चल रहे हैं और काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, तो अगर इस तरह का आपको मालूम है उनके बारे में, तो आप अगर खाली टाइम हमारे पास है तो ये एक हफ्ते में वो भी 4-5 लोगों को कवर करके, बिकॉज दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट गिव्स क्लैरिटी कि आपको क्या लेना है। हर एक को 100% हर चीज मानने की जरूरत नहीं होती है, अपनी अकल होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए कि क्या लेना है क्या नहीं। ठीक आई है, थिंक वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं करूंगा। आई पिक इट अप नेक्स्ट वीक। मैं सब पर एक बार बात करूंगा आपसे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आई डू नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। No, you did not criticize. You made it clear that what is your opinion out of it, which some of us may agree, some of us may not agree. You're not criticizing. You are giving your opinion. बिल्कुल करेंगे And बात नेक्स्ट वीक similarly, करेंगे। that's what we want to hear. Yeah. बिल्कुल करेंगे इस पर नेक्स्ट वीक बात। ठीक है ना? Thank हाँ you. जी। और हु वाज टॉकिंग, हु वाज टेलिंग मी समथिंग? पीयूष जी, ये तो टीचरों के साथ भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है ना। जो सिखाते हैं, पर फिर यदि स्टूडेंट उनका आगे बढ़ जाता है तो टीचर उसको उसी को मारता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, True, true. Yeah. उसको जलन हो जाती है। हाँ होती है, बिल्कुल ठीक अरुणा बात। जी, आपने, इंदिरा जी, आपने मेरा मेरे जख्म साथ खोल बहुत दिया हो 5वीं क्लास। जब मैं अपने हाँ? टीचर से जब मैं अपने टीचर से 5वीं क्लास में संस्कृत की ट्यूशन नहीं पढ़ता था, तो मेरे फादर ने देखा मैं डबल निक्कर पहन के जाता हूँ, तो उन्होंने पूछा क्यों। मैंने कहा टीचर हिप पे डंडा मारता है। क्यों? क्योंकि हम ट्यूशन नहीं पढ़ते उससे, और क्लास में 120 बच्चे थे। आज से 40 साल पहले 600 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। तो आपने वो मेरा को दुख छेड़ दिया, आपने ये कह के कि कभी कभी मेलाफाइड इंटेंशन आदमी के ज्ञान को अज्ञान में बदल देती है। हाँ, ठीक बात। और ये जितने बाबे होते हैं ना, ये पहले बड़े अच्छे होते हैं, पर जैसे जैसे कमर्शियलाइज होते हैं दुनियादारी में, पॉलिटिकल एजेंट, ये वो एस्पायरेशंस, महत्वाकांक्षाएं बदल जाती हैं। ये गरीब नहीं होते, ये और अमीर बनने की महत्वाकांक्षा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हाँ। फिर ये गलत रास्ते अपना लेते हैं। एक बिल्कुल गुरु मिट जाते हैं, गुरु बनना मिट जाता है। फिर इनके एटम इन्हीं को अगले जन्म में तंग करते हैं। हाँ ठीक बात। एक और मैं इसमें बोलना चाहूंगा, इसमें मैंने कॉमन ट्रेंड देखा है इन सब गुरुओं में। एक स्टेज आता है जिसपे वो गुरु को ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लग जाते हैं, और वो जो एक हमारा कोई दोहा भी है कि गुरु गोविंद कुछ करके, तो वो भगवान गुरु और से ज्यादा गोविंद दोनों बोलते हैं खड़े कि काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जिन हाँ। गोविंद दियो मिलाए। बस ये बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और फिर वो गुरु को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं भगवान से। मैंने तो अभी एकदम लाइव एक्सपीरियंस किया है। मैं 26 इयर्स के बाद हमारा एक रीयूनियन हुआ था, तो मेरी एक म्यूजिक टीचर थी उस समय, अभी भी है वो, अभी मैं उनसे मिलके आ रही हूँ। तो जब मैं स्कूल में थी, मैं उनके पास सीखने नहीं जाती थी, मैं दूसरे गुरु से सीखती थी क्लासिकल म्यूजिक। तो उनको पता चल गया, तो वो मुझे कभी मौका नहीं देती थी गाने के लिए। और इस बार जब मैं रीयूनियन में गई और मैंने एंकरिंग किया, और मैं जब गाना गई, तो शी वाज लाइक, वो मुझे देख के पता नहीं उनको क्या हुआ, शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी हग्ड मी। बोले कि तुम इतना अच्छा गाती हो, तुम पता नहीं, मुझे स्कूल में तुम्हारी कुछ यादें नहीं है। मेरा मन तो हुआ बोलने का कि मैम आपने मुझे कुछ चांस नहीं दिया, लेकिन मैंने नहीं बोला। आई जस्ट टच्ड हर फीट एंड सेड कि मैम जो भी सीखा है आपका, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ ये सब ह्यूमन तो ह्यूमन होते हैं ना, क्या करें, सब में अच्छाई बुराई सब होती है। उसने अपना प्रायश्चित कर लिया। करेक्ट करेक्ट, उसकी अंतरात्मा जाग गई थी, उसकी अंतरात्मा जाग गई थी। नाउ शी 70 प्लस, उसमें अभी मुझे क्या मतलब, जो था वहाँ अभी वो बादलों में जाने वाली है, तैयारी ठीक कर रही है। Anyway, मुझे आपका सेशन अटेंड करके मुझे मेडिटेशन से ज्यादा ये साइंटिफिक लगता है, और मैं इन चीजों का बड़ा फैन हूँ अपनी लाइफ में, कि ज्ञान और विज्ञान अगर एक कमरे में हो तो बहुत अच्छा जीवन का निकलता है समाधान। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। ठीक कहा आपने, एकदम करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कहा। और अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, जो आप फ्लो में कह जाते हैं, पर हमारे लिए वो लैंडमार्क बन जाती है, माइलस्टोन बन जाता है, कि हर बात को सुनो,
और एक बात बताऊं मैं आपको साहब, पेंसिल पहले नुकीली होती है, बाद में मोटी होती है, तो हमें नोक बताती है कि हमें कैसा लिखना है, पर हम फिर लिखते जाते हैं गंदा गंदा लालच में, और उसकी वजह से हम पिछला हिस्सा रबड़ यूज करना भूल जाते हैं। सिंपल सी बात ये, सबको पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, सबको पता है, सिगरेट पीने वाले को भी पता है, तंबाकू खाने वाले को भी पता है, पर जिगर इतना मजबूत होता है कि वो खाया जाता है, फिर बुढ़ापे में कहता है बड़ी बुरी चीज है। अरे पहले भी तो पता था। ठीक बात। It तो was a ठीक है, tolerance. फिर लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, अगले वीक। हाँ, It's आज a का best बहुत day. टाइम हो गया। Best day to start our new year. Very हाँ, best day. good way to start. At least we all had a Yes. nice Yes. time together. बहुत Yes. बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, बहुत interesting। हाँ, वो पीयूष 1 जी? घंटा कम पड़ता है पीयूष जी। ज्योति जी, हाँ जी। I'll just add 2 words as always. बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। नहीं, अच्छा है, अगर इंटरेस्टिंग लगे और लोगों को इसमें से इफ यू कैन गेन समथिंग आउट ऑफ इट, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को कोई टाइम की रिस्ट्रेंट नहीं है, नॉट दैट आई वांट टू क्लोज द मीटिंग बिकॉज मुझे कहीं जाना है। मेरे को टाइम का कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, अगर आप लोग और बातें करना चाहें तो कर सकते हैं। पीयूष जी, मैंने नए साल के लिए एक पोएम लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जाने से पहले। आज पहला दिन है। बस सुनाइए। नीचे हलवे की कटोरी में जैसे काजू बादाम सूखे मेवे तो नजर आते हैं, पर जिस चीज से इसकी मिठास है वो चीनी है, वो नजर नहीं आती। आप लोग मेरे जीवन में उस मिठास की तरह आए हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अल्टीमेट क्या होता है, देखिए I got a अल्टीमेट great interest, I think। कहते मेरी हैं शक्ल ना मैच कि नहीं करती इन बातों के लिए। देखिए चॉइस होती है कि या तो आप सारी बुरी बातें याद रख सकते हैं या अच्छी बातें याद रख सकते हैं। अगर किसी में आप बुरी बातें याद रखते हैं तो वो बुरा ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। मेरे सामने आपकी फोटो लीजिएगा, जिसका नाम ज्योति है, जिसने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, ज्योति जी, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। हेलो, थैंक यू, पीयूष नमस्ते। जी, हाँ वैसे जी, एक हाँ लास्ट जी। क्वेश्चन। हाँ जी इंदिरा जी। ये आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही होगी, हाँ जी, वो भी कोई प्रारब्ध होगा तभी आता है ना मेरे घर में। बिल्कुल 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 100%। उसका आपके साथ कोई था हिसाब किताब, तभी तो आप उसको खाना खिला रही हैं। एग्री। खाना तो मैं खिला रही हूँ, पर वो भी कुछ बहुत दे रहा है। हाँ, वो भी दे रहा है, बिल्कुल देना पड़ता है ना, कीमत तो देते ही हम सब। हाँ, वो मैं जैसे घर में आती हूँ उतना खुश कोई होता ही नहीं है। यही तो कुत्ते बिल्कुल की ठीक। खूबी होती है ना, कुत्ते की खूबी हाँ। यही होती है, ये उसकी फितरत है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, पीयूष जी, हाँ जी, पीयूष जी, मुझे एक चीज जाननी है, और दिस माइट बी अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, कि कौन से कर्म करने से कौन सी योनि मिलती है। ठीक है, चलिए अगले वीक इसको बात करते हैं। हाँ, ये करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीक मेरे को याद दिला दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीक बाबाओं के बारे में, करंट जो बाबा हैं सब उनके बारे में बात करूंगा। इसको मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा, विल टॉक ऑन दिस। आज पर एक बहुत ही बुरी ठीक है। घटना बनी है भारत में। क्या हुई है? क्या? बहुत ही बुरी घटना बनी है। एक लड़की को दिल्ली में कोई वो काम से वापस आ रही थी, उसको गाड़ी से टक्कर मार दी और सारे स्कूटी के साथ उसके शव को किलोमीटरों तक घसीटा, वो को जैसे मिक्सर में डाल दिया हो वैसा करके उसको छोड़ा। ओहो, वेरी सैड। उसको क्या पाप मिलेगा? वो 4 लोग थे। मिलेगा पाप, पाप तो मिलेगा ही, जो मृत्यु के लिए मिलता मिलेगा। है वो पाप मिलेगा। बिल्कुल, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं, नेक्स्ट संडे, हाँ, सैटरडे। हाँ। अगले सैटरडे मिलिएगा। थैंक यू। नमस्ते सब। नमस्ते। नमस्ते। सबको नमस्ते और नए साल की फिर से शुभ बधाई। रात्रि, शुभ वर्ष, नया वर्ष सबके लिए। आप सबका आशीर्वाद बने ही रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। Let's